नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। देखो हिंदू में जो इश्यूज है ना आज वो ज़्यादा अच्छे हैं नहीं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत कम पॉइंट्स निकल के आते हैं जिनको हम डिस्कस कर सकें। खैर जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम निकाल लेते हैं। आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें पॉलिटिक्स भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको निकाल कर डिस्कस करते हैं। लेकिन एक इशू पैसा एक्ट से संबंधित 25 साल पूरे हो गए। पैसा एक्ट को 1996 में आया था और 25 साल हाल ही में पूरे हुए थे। इस इशू को हिंदू ने कवर नहीं किया, कोई एडिटोरियल कोई आर्टिकल इस पे आया नहीं। तो 3-4 सोर्सेज से कंपाइल करके आज हम पैसा एक्ट से संबंधित इशू डिस्कस करते हैं जिसको हिंदू ने छोड़ दिया था। बाकी ये 3 इश्यूज हिंदू के हम डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये फायर क्रैकर इंडस्ट्री से संबंधित है। ये इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर यूएसए की चुप्पी से संबंधित है। ये साइंटिस्ट के साइलेंस से संबंधित है। कोट है आज का इला भट्ट का। इला भट्ट ने ये कहा था, गरीबी और वायलेंस ये भगवान के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। जहां पर गरीबी है वहां पे पीस नहीं एग्जिस्ट कर सकती। तो ये जो लाइन है ये आप इस्तेमाल कर सकते हो गरीबी से संबंधित आपको अगर कुछ लिखना हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पैसा एक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पैसा एक्ट 1996 को डिस्कस करने से पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट आपको आसानी से क्लियर हो। आपको पता है हमारे देश में सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1992 में। मतलब कि पंचायती राज इलेक्शंस 1992 से पहले होते तो थे, लेकिन देखो किसी स्टेट में सिचुएशन ये थी हर 5 साल बाद नहीं कंडक्ट होते थे, कई साल बाद कंडक्ट होते थे। मतलब कि देखो सिंपल भाषा में हर एक स्टेट में पंचायती राज सिस्टम अलग अलग था, पावर्स अलग अलग थी। तो इन सब को सिस्टमाइज करने के लिए 73rd अमेंडमेंट आया 1992 में। बट देखो ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, जिसमें निश्चित प्रोविजन कर दिया गया कि हर 5 साल बाद आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, ये पावर्स आपको पंचायती राज बॉडीज को देनी है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 243 सेक्शन एम के अनुसार शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं था। मैं फिर से बोलता हूं, आप संविधान का आर्टिकल 243 सेक्शन एम देखिए। इसमें साफ तौर पर बोला गया है नथिंग इन दिस पार्ट, यानी पंचायती राज बॉडीज वाला जो पार्ट है ना, उसका कोई भी प्रोविजन शेड्यूल्ड एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से देश में पंचायती राज सिस्टम तो आया, लेकिन ये पंचायती राज सिस्टम ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं था। बट अब आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी कंसंट्रेशन लगा के। बेशक देखो ये पंचायती राज वाला सिस्टम जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से आया, ये शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन आर्टिकल में यह भी लिखा गया पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक कानून बना के पंचायती राज सिस्टम को शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड कर सकता है। और जब पार्लियामेंट इसके लिए कानून बनाएगा ना, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी मानने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल एक कानून बना दो पंचायती राज सिस्टम को शेड्यूल्ड एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा 1996 में, ठीक है भैया हमारा क्या जा रहा है, अच्छा है पंचायती राज सिस्टम तो इसे एक्सटेंड करने के लिए शेड्यूल्ड एरियाज में हम एक कानून बना देते हैं। तब आया ये कानून पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। तो पूरा बैकग्राउंड आप समझ गए कि पंचायती राज सिस्टम को शेड्यूल्ड एरियाज में एक्सटेंड करने के लिए ये एक्ट आया था 1996 में। और जैसे कि देखो हमारे देश में हर बड़ा काम किसी न किसी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ही होता है। तो ये जो पैसा एक्ट आया था ना, ये दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद आया। अगर अब आपको आंसर में लिखना हो कि पैसा एक्ट है क्या, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ये संविधान के अंदर संविधान है। इस एक्ट की सहायता से हमारे देश के संविधान के शेड्यूल 5 में
जो 10 स्टेट्स आते हैं ना, 10 स्टेट्स के जो 5th शेड्यूल के एरियाज हैं ना, उनमें पंचायती राज सिस्टम को एक्सटेंड किया गया था। क्या सेम टू सेम एक्सटेंड कर दिया गया? नहीं, थोड़ी मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ पंचायती राज सिस्टम को 10 स्टेट्स जो कोई शेड्यूल 5 में आते हैं, उन स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज में ये पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड कर दिया गया कुछ मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ। ये है पैसा एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है पैसा एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। पैसा एक्ट देखो ग्राम सभा और कम्युनिटी के रोल को रिकॉग्नाइज करता है और आदेश देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप ग्राम सभा और कम्युनिटी को पावर दीजिए, अथॉरिटी दीजिए, ताकि वो सेल्फ गवर्न होकर काम कर सकें। अब थोड़े पैसा एक्ट के प्रोविजंस हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कानून बनवा दिया पार्लियामेंट के थ्रू, पैसा एक्ट 1996 में। तो इस एक्ट में तो देखो बेसिक प्रोविजंस थे। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब शेड्यूल 5 में जो 10 राज्य आते हैं ना, उनको अपना अपना लोकल पंचायती राज वाला जो एक्ट है ना, वो अमेंड करना था। तो पैसा एक्ट में कौन से बेसिक प्रोविजंस हैं, ये देखिए। हर एक विलेज में एक सेपरेट ग्राम सभा होगी जिसमें वो लोग शामिल होंगे जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में यानी वोटिंग लिस्ट में शामिल हैं। और ये 10 राज्य जो शेड्यूल 5 में आते हैं, जब देखो ये पंचायती राज पर कानून बनाएंगे तो वो कानून जो है वो लोकल कस्टमरी लॉज, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की, उसके अनुसार होंगे। हर एक ग्राम सभा लोकल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करेगी। इसके अलावा हर एक ग्राम सभा लोकल जो कल्चरल आइडेंटिटी है, कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, उन सब को भी प्रिजर्व करेगी। इन पंचायती बॉडीज़ में देखो रिजर्वेशन होगा लोकल कम्युनिटी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जिस कम्युनिटी की जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से रिजर्वेशन होगा। लेकिन पंचायत में जो चेयरपर्सन की पोस्ट है ना सभी लेवल पे, वो एसटीज के लिए रिजर्व्ड होगी। और ग्राम सभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होगी गांव में जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क्स है ना उनको अप्रूवल देना, स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और जो जो फंड यूटिलाइज हुए हैं डेवलपमेंट वर्क के लिए उसके लिए सर्टिफिकेट इशू करना। तो ये सारे प्रोविजंस हैं पैसा एक्ट के। ये सारी पावर्स और फंक्शंस दिए गए हैं ग्राम सभा को पैसा एक्ट के अंदर। राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन के मामले में सरकार को ग्राम सभा से कंसल्ट करना ही होगा। इसके अलावा जो पर्सन्स डिस्प्लेस हुए हैं उनकी रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के मामले में भी ग्राम सभा से कंसल्ट करना होगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा को फंक्शन दिया गया है कि वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कल्चर और ट्रेडिशनल बिलीफ को प्रोटेक्ट करें। ग्राम सभा को माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की ओनरशिप दी गई है इस एक्ट के अंतर्गत। फंक्शन दिया गया है कि लोकल डिस्प्यूट्स को वो रिजोल्व करवाएं। प्रिवेंशन ऑफ लैंड एलिनेशन, मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट, राइट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, डिस्टिलेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ओवर मनी लैंडिंग। इसके अलावा और कोई राइट्स जो शेड्यूल ट्राइब से संबंधित हो उसको मैनेज करना, ये सारी पावर्स और फंक्शंस ग्राम सभा को दिए गए इस पैसा एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है फ़ायदे क्या क्या हुए, मतलब सिग्निफिकेंस है पैसा एक्ट की क्या है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो देखो, इस एक्ट ने ना ग्राम सभा को एम्पावर किया, मतलब कि ग्राम सभा बेहतर ढंग से ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट वर्क ला पाती हैं, तो उनको पावर्स मिली तो ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से आने लगा। ग्राम सभा रिसोर्सेज लोकल लेवल पे जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं। नेक्स्ट, ट्राइबल इंटीग्रेशन। क्योंकि देखो ट्राइबल एरियाज़ में पंचायती राज सिस्टम आया तो गवर्नेंस लोगों के हाथ में आई, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस आई। ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर लोगों के हाथ में जब पावर आई तो ट्राइबल लोगों की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से सोल्व होने लगी। उनका एक प्रकार से ट्रस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया सरकार के ऊपर। मेन स्ट्रीम में उनका इंटीग्रेशन होने लगा, अदरवाइज तो वो आइसोलेटेड महसूस करते हैं, जिसका एक रीज़न है नक्सलिज्म, माओइज्म। ये सब समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकि सरकार के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं होता। जब सरकार के ऊपर उनका ट्रस्ट जगेगा तो ये सब समस्याएं अपने आप खत्म होने लगेंगी। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। पैसा देखो ट्राइबल्स को एम्पावर करता है ग्राम सभा के थ्रू, ताकि वो अपने लोकल लेवल पे जो इकोसिस्टम है ना उसको प्रिजर्व कर सकें। इसका एक बढ़िया एग्जांपल देखो 2013 में देखने को मिला। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा सरकार को आदेश दिया कि आप
कालाहांडी में और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बॉक्साइट माइनिंग होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, इसकी परमिशन लोकल ग्राम सभा से लीजिए। तो बाद में परमिशन जब ली गई तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद नियमगिरी हिल्स में जो माइनिंग का लाइसेंस था वो उड़ीसा की सरकार ने कैंसिल कर दिया। सबसे लास्ट सिग्निफिकेंस ये है, जब देखो ट्राइबल्स का कंट्रोल होता है लोकल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस पर और फंक्शनरीज पर, तो इससे वो ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने ट्रेडिशनल कल्चर, रिलीजन और आइडेंटिटी को सहेज के रख सकते हैं। ये तो देखो मेन सिग्निफिकेंस है। आप अगर आपको पॉइंट्स इंक्रीज करने हो तो आप बहुत सारे पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो, जैसे ग्राम सभा की सहायता से जो डिस्प्यूट्स हैं उनको लोकल लेवल पे सुलझाया जाने लगा इस एक्ट की सहायता से। इसके अलावा ग्राम सभा पब्लिक वॉचडॉग का इस्तेमाल करती है, तो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो भी ज़्यादा अच्छे से होने लगा इस एक्ट के आने के बाद। इसके बाद देखो हम डिस्कस करते हैं पैसा एक्ट की लिमिटेशंस क्या हैं। पैसा एक्ट देखो आ तो गया 1996 में, लेकिन हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन तो वीक रहता है, आप इस बात से वाकिफ हो। 4 जो मेजर ट्राइबल स्टेट्स हैं ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन्होंने अभी तक पैसा रूल्स को फ्रेम नहीं किया है। हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ से संबंधित न्यूज़ आई थी, लेकिन अभी तक सोचने की बात है। देखो 1996 में एक्ट आया और अभी तक पैसा रूल्स को फ्रेम भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट चीज़, बोल तो गया पैसा एक्ट में कि लोकल ग्राम सभा से कंसल्ट करना पड़ेगा अगर लैंड एक्वायर करना हो, लेकिन दूसरे एक्ट की सहायता से लैंड एक्वायर कर लिया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में कोरबा डिस्ट्रिक्ट में जो अथॉरिटीज़ है ना, उन्होंने लैंड एक्वायर कर लिया कोल बीरिंग एक्ट 1957 के अंतर्गत। मतलब पैसा एक्ट को इग्नोर करने के लिए दूसरे एक्ट्स का सहारा ले लिया जाता है। 2010 में एक स्टडी आई थी, स्टेटस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। इसमें कहा गया आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुअर इम्प्लीमेंटेशन है इस एक्ट का। खूंटी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, यहाँ पर देखो 65% लोग ऐसे हैं जिनका लैंड एक्वायर कर लिया गया और उनसे पूछा भी नहीं गया। और कई सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं पैसा एक्ट ने डिलीवर नहीं किया अच्छे से, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो देखो इस एक्ट को लेकर क्लैरिटी नहीं है, दूसरा ब्यूरोक्रेटिक एपैथी है, तीसरा एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल, उसके बाद पावर हायरार्की में चेंज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है। लोकल लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं नहीं चाहते कि पावर आए ग्राम सभा के पास में। बहुत बार ऐसा होता है जो डेवलपमेंट स्कीम्स है ना, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, पेपर में दिखा दिया जाता है ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी, लेकिन एक्चुअल में कभी ग्राम सभा की मीटिंग हुई ही नहीं। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वे फॉरवर्ड में क्या कहा जा सकता है? सबसे पहला रिकमेंडेशन, देखो पंचायती राज बॉडीज वाला सिस्टम जो है ना, वो तो पैसा एक्ट के थ्रू ये शेड्यूल 5 वाले एरियाज में एक्सटेंड हो गया। बट व्हाट अबाउट 74th अमेंडमेंट, यानी म्युनिसिपल बॉडीज वाला सिस्टम तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ ना। तो जैसे पैसा एक्ट आया वैसे ही मैसा एक्ट भी तो आना चाहिए था ना, जिसकी सहायता से म्युनिसिपल बॉडीज का एक्सटेंशन होता शेड्यूल 5 वाले एरियाज में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैसा एक्ट भी आना चाहिए। नेक्स्ट, जिन स्टेट्स ने अभी तक पैसा रूल्स को नहीं फ्रेम किया है वो फ्रेम करें। नेक्स्ट, पैसा एक्ट का कन्वर्जेंस होना चाहिए दूसरे रेलेवेंट एक्ट्स के साथ, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इनके साथ पैसा एक्ट का कन्वर्जेंस होना चाहिए। यानी फंक्शंस और फीचर्स जो हैं इन एक्ट्स के कन्वर्ज करने चाहिए पैसा एक्ट के साथ। नेक्स्ट, पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए एक नया डेवलपमेंट मॉडल तैयार करें। इसके साथ साथ देखो जब वो ये नया डेवलपमेंट मॉडल तैयार होना, ट्राइबल कम्युनिटी के ट्रेडिशंस को ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट, देखो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं ना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उनकी सोशल डेवलपमेंट पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जैसे अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन। तो ये सारे रिकमेंडेशंस दी जा सकती हैं पैसा एक्ट से संबंधित। और ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया पैसा एक्ट से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आज के समय में हमारे देश में साइंटिस्ट के साइलेंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में ना पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो आप इस आर्टिकल को ना साइंटिफिक टेम्पर के पर्सपेक्टिव से देखिएगा, ना कि पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से। पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व है वो आप पहली लाइन में ही समझ जाओगे। राइटर कहते हैं कि नेहरू के समय जो साइंटिस्ट थे ना, अगर साइंस
कॉम्प्रोमाइज़ होती थी, साइंटिफिक टेम्पर कॉम्प्रोमाइज़ होता था, तो आवाज़ उठा देते थे और नेहरू उनकी तारीफ भी कर देते थे कि हाँ आपने आवाज़ उठाई, अच्छी चीज़ है। लेकिन आज के समय में हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, साइंस के नाम पर सूडो साइंस को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे एंशियंट ईरा में हमारे देश में साइंस ज़्यादा अच्छी थी, तो लेकिन फिर भी ऐसा होने के बावजूद जो साइंटिस्ट है ना वो चुप है, ये अच्छी चीज़ नहीं है देश के लिए। तो आप समझ गए कि राइटर एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। लेकिन आप इस आर्टिकल को ना साइंटिफिक टेम्पर के पर्सपेक्टिव से देखिए। साइंटिफिक टेम्पर पर क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं पूछेगी कि जिसमें पॉलिटिक्स दूर दूर तक भी इन्वॉल्व हो। तो राइटर ये कहना चाहते हैं आज के समय में पॉलिटिकल रेजिम ऐसा है जो अंधविश्वास और इनटॉलरेंस को एनकरेज करता है। ये जो सिचुएशन है ना, ये देखो टाइम टेस्टेड साइंटिफिक मॉडल और फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी के लिए अच्छी नहीं है आज के समय में। मतलब देखो, अगर नॉलेज को क्रिएट करना है ना तो सभी लोगों को आज़ादी देनी होगी, वो कुछ भी बोल सकें, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन इनटॉलरेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कोई पर्सन फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे कि कुछ लोग नाराज़ हो जाएं, मुझे गाली देने लगेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। तो इसलिए लोग आज के समय में फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी जो डिसेंट है वो बिना रोक टोक के, बिना हिचकिचाए एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कम से कम देखो, जो साइंटिस्ट है हमारे देश में उनको तो आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो चुप हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज का जो समय है अल्टरनेशनलिज्म और जिंगोइज्म का, जिंगोइज्म मतलब उग्र राष्ट्रवाद, कहीं वो भी इसमें शामिल तो नहीं है। हमने देखो 2015 में जो 102वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित हुई थी, उसमें देखा किस प्रकार से सूडो साइंस को प्रमोट किया गया। सूडो साइंस जैसे एंशियंट ईरा में, एंशियंट ईरा से भी पहले हमारे देश में पुष्पक विमान था जो कि एयरक्राफ्ट से भी तेज चलता था। तो ऐसी ऐसी साइंस को प्रमोट किया गया, लेकिन साइंटिस्ट चुप रहे। कुछ समय पहले की बात है, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ने ये कहा कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो साइंटिफिकली रोंग है, लेकिन बावजूद इसके जो लीडिंग साइंटिस्ट हैं हमारे देश में वो चुप रहे। अभी हाल ही में, ये पॉलिटिक्स है इसमें सारी, मतलब आप लिख भी नहीं सकते। जैसे आरएसएस है, बीजेपी है, इनका नाम लिखोगे तो आप न्यूट्रल होकर लिख नहीं सकोगे, बाइस्ड लगोगे कहीं ना कहीं, इस साइड या उस साइड। तो एग्जाम्पल जो है ना एक्सट्रीम पॉलिटिक्स वाले, उनको आप अवॉइड ही कीजिएगा। इसलिए तो मैं कह रहा था कि आज के जो आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पॉलिटिक्स वाले आर्टिकल्स हैं। तो आप पॉइंट समझिए, ये सारे पॉलिटिक्स वाले एग्जाम्पल्स देकर, जैसे गाय के गोबर से और इससे कोरोना ठीक होता है, ऐसी बातें भी बोली गई, ये सारे एग्जाम्पल्स देकर राइटर ना ये बोलना चाहते हैं कि साइंटिस्ट चुप क्यों हैं, साइंटिस्ट क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठाते। तो उसका रीज़न ये बताते हैं राइटर कि देखो, साइंटिस्ट इसलिए चुप हैं क्योंकि बहुत हमारे देश में ना एजुकेशन इस प्रकार से होती है, +1 +2 साइंस, जब जो पर्सन पढ़ता है ना, जो स्टूडेंट साइंस पढ़ता है, तो उसका जो एक्सपोजर होता है ना लिबरल इंटेलेक्चुअल करिकुलम में, वो बहुत कम होता है। उसका एक्सपोजर सिर्फ साइंस में ही होता है, लेकिन लिबरल आइडियाज़ के प्रति वो ध्यान नहीं देता। तो उसका जो अवेयरनेस है ना लिबरल आइडियाज़ के प्रति, वो कमज़ोर रह जाती है। फिर ये भी बोला जाता है कि आज जो समय देखने को मिल रहा है ना, ठीक वैसा ही समय था 1930s में, 40s में। उस समय एडोल्फ हिटलर और मसूलनी वो भी यही बातें बोला करते थे कि वाइट रेस जो है वो डेडली डेमोग्राफिक कंपटीशन में है ज्यूज़ के साथ में, या फिर उन रेसिस के साथ में जो कम प्योर हैं। मतलब वो बोला करते थे हमें ज्यूज़ से खतरा है, तो उसके बाद में कंसंट्रेशन कैंप्स देखने को मिले। मतलब राइटर का ये कहना है कि आज हमारे देश में जो कंडीशंस देखने को मिल रही हैं वो ठीक वैसी हैं जो 1930s में और 40s में हिटलर और मसूलनी के समय थी। उस समय भी जर्मनी और इटली में जो साइंटिस्ट थे ना वो चुप थे, लेकिन आज के समय में साइंटिस्ट को चुप नहीं रहना चाहिए। साइंटिस्ट के देखो, वैसे आज के समय में चुप होने का एक रीज़न ये भी है, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है ना ज़्यादातर वो गवर्नमेंट फंडिंग पे डिपेंड करती है। तो साइंटिस्ट को डर लगता है कि अगर वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारी फंडिंग सरकार रोक देगी और हम रिसर्च नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से भी साइंटिस्ट जो हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं सरकार के अगेंस्ट। लास्ट में राइटर सजेशन ये देते हैं, देखो 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में ना साइंटिस्ट फिलोसफी के साथ भी एंगेज करते थे। उन्होंने एक ऐसा सोचने का तरीका डेवलप किया था जिसकी सहायता से वो परख सकते थे कि साइंस का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन आज के समय में जो साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ साइंस पर ही फोकस करते हैं, वो ह्यूमैनिटी पर फोकस नहीं करते हैं। तो
साइंस पढ़ाने का जो तरीका है ना वो चेंज होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता है साइंटिफिक फील्ड में भी। ऐसा नहीं कि साइंस का बच्चा सिर्फ साइंस ही पढ़े, उसको लिबरल आइडियाज़ और बाकी फिलोसफी, सोसाइटी, उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि साइंटिफिक टेम्पर के साथ साथ जो सोशल टेम्पर है ना वो भी साइंटिस्ट का डेवलप हो। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया साइंटिफिक टेम्पर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, न्यू ईयर के मौके पर 4 वर्कर्स की डेथ हो गई तमिलनाडु के विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट में कालाथूर विलेज में। देखो, पटाखे बनाने की फैक्ट्री में हादसे की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी रेगुलर बेसिस पर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। इस हादसे के बाद लोकल अथॉरिटीज़ ने यूनिट लाइसेंस जो है, यानी फैक्ट्री में पटाखों बनाने का जो लाइसेंस था, उसे कैंसिल कर दिया और इंडियन पिनल कोड एंड इंडियन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत ओनर्स के खिलाफ केस फाइल किया गया। अभी तक देखो ये नहीं बताया गया है कि लाइसेंस होल्डर ने क्या लाइसेंस का वायलेशन किया है या फिर नहीं किया है। क्या वहाँ पर पटाखों को अनऑथराइज तरीके से बनाया जा रहा था या फिर नहीं बनाया जा रहा था, ये तो जांच में पता लगेगा। लेकिन ओवर द ईयर्स देखो, विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का, जो कि पटाखों के लिए फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लास्ट हो चुके हैं और बहुत बार कमेटीज़ भी सरकार के द्वारा बनाई गई हैं ताकि उन फैक्टर्स का पता लगाया जा सके जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कई सारी देखो इम्प्रूवमेंट हुई भी हैं फायर क्रैकर इंडस्ट्री में, जैसे चाइल्ड लेबर अब काफ़ी कम यूज़ होती है। इसके अलावा सेफ्टी प्रोटोकॉल को इन पटाखों की फैक्ट्रीज में किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं होती। सरकार ने प्रोटोकॉल तो बना दिए, क्या प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, इसकी समय समय पर चेकिंग होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होती। अभी देखो, इस घटना के बाद ना पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की एक भी घटना को होने से रोका जा सके। देखो, जब भी इस प्रकार का हादसा होता है ना तो उसे एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता है कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन भैया वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स करने की, जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल होने चाहिए पटाखों की फैक्ट्री में उनको इंप्लीमेंट करवाने की, जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय होती? इस एस्पेक्ट पर सरकार जो है ना वो ढीली रह जाती है। अगर सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करे ना जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स करने की, तब फिर एक डेटरेंस क्रिएट होगा और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा पटाखों की फैक्ट्रीज में। नेक्स्ट पॉइंट देखो फायर क्रैकर जो इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री का देश की इकोनॉमी में, खास करके तमिलनाडु की इकोनॉमी में काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है। इसे एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है। ये जो सेक्टर है ना 8 लाख लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार प्रोवाइड करता है, खास करके उस रीजन में जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज भी उपलब्ध नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि फायर क्रैकर इंडस्ट्री कुछ भी करे, सरकार को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकार मैनेज करे इस इंडस्ट्री को अच्छे से, जो इस इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ के लिए प्रोविजन से इंप्लीमेंट करे सरकार पूरी सोसाइटी का सोचे। सिर्फ बैन लगाने से फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो जाएगा। लास्ट में आर्टिकल में यह कहा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 8 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की थी फरवरी 2021 में, जब 20 लोग मारे गए थे ब्लास्ट में इस घटना के बाद। लेकिन इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को अभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ये कमेटी चेयर की गई थी पंजाब एंड हरियाणा और मद्रास हाईकोर्ट के फॉर्मर जज के कनन के द्वारा। इस पैनल ने यह सजेस्ट किया था एक्सप्लोसिव एक्ट को एक तो आप अमेंड करो ताकि अगर वायलेशन होता है इस एक्ट का तो और कड़ी सजा दी जा सके। नेक्स्ट, पटाखों बनाने की फैक्ट्री में ना सिर्फ सर्टिफाइड पर्सन्स को ही एम्प्लॉय किया जाए, मतलब जो भी काम होना, केमिकल्स को मिक्स करना, केमिकल्स को फिल करना और कलर पिलेट्स को डेवलप करना, सबके लिए सिर्फ सर्टिफाइड पर्सन्स को ही एम्प्लॉय किया जाए, स्किल वाले पर्सन्स को। और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए ये देखने के लिए कि फैक्ट्रीज में प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। देखो, इस इंडस्ट्री की वर्किंग को इंप्रूव करने के लिए आइडियाज़ की कमी नहीं है, लेकिन चाहिए ये कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अच्छे से इन्फोर्स करवाएं। आइडियाज़ बहुत हैं, बात इन्फोर्समेंट की है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल
इंडिया में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर अमेरिका की चुप्पी से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आमतौर पर आपको पता है जहाँ पर वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है ना, तो यूएसए उस पर अपनी आवाज़ रेज करने की कम से कम एक्टिंग तो ज़रूर करता है। हालांकि यूएसए का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, जो यूएसए के एलाय कंट्रीज़ है ना, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, उनके बारे में तो यूएसए कुछ नहीं करता है, वहाँ पे कितना भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो। लेकिन दूसरे देशों के बारे में यूएसए बहुत कुछ बोल देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर चाइना में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, इस वजह से यूएसए ने विंटर ओलंपिक्स में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन से मना कर दिया। मतलब यूएसए के एथलीट्स जाएंगे तो सही, लेकिन ऑफिशियल्स जो हैं वो मौजूद नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से रशिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर यूएसए काफ़ी आवाज़ उठाता है। बट राइटर इंडिया के बारे में बोलते हैं कि इंडिया में पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे न्यूज़ आई हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। प्रेस फ्रीडम में हमारा जो स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और इसके अलावा रिलीजियस फ्रीडम पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज हुए हैं। ये कुछ इंडेक्स का हवाला दिया गया है, जैसे स्वीडन का वीडोम इंस्टीट्यूट है, जिसमें इंडिया में डेमोक्रेसी को कहा गया है ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कंट्री की जो रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस पर, पिछले मार्च में आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया में सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इश्यूज का वायलेशन हुआ है, जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर, आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अनजस्टिफाइड हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, सेंसरशिप एंड ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट्स। जबकि देखो, इकोनमिस्ट का डेमोक्रेसी इंडेक्स और स्टॉकहोम का इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी, इनको तो इस्टाब्लिश करने में इंडिया ने भी मदद की थी। तो यही अब इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, ऐसा राइटर का बोलना है। लेकिन बावजूद इसके यूएसए ने इंडिया को कुछ बोला नहीं है। यूएसए ने इंडिया को एकोमोडेट किया है। उसका रीज़न ये है, यूएसए को लगता है कि इंडिया यूएसए की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, ऑस्टिन, इन्होंने कहा था यूएसए और इंडिया सेम वैल्यूज शेयर करते हैं। तो जैसे देखो, इजराइल यूएसए का एलाई है, और इजराइल कितना भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बोले करे, यूएसए कुछ नहीं बोलता है। उसी प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि अब यूएसए भी इंडिया का दोस्त है, और इंडिया में अगर कुछ भी होता है तो यूएसए उस पर कुछ नहीं करेगा। इसके बाद देखो, आर्टिकल में वर्ल्ड मीडिया की बात की जाती है। वर्ल्ड मीडिया भी सिलेक्टिव इश्यूज को उठाती है। ऑस्ट्रेलिया में अगर 6 लोग हवा से मर गए तो उस इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा। इलिनॉइस वेयर हाउस कोलैप्स होने से 6 लोगों की डेथ हो गई, इस इशू को भी काफ़ी ज़्यादा रेज किया गया। बट देखो, हर 25 मिनट में एक इंडियन वुमन सुसाइड कमिट करती हैं। जावा में वोल्केनिक इरप्शन की वजह से 48 लोगों की डेथ हो गई। फिलीपींस में टाइफून की वजह से 208 लोगों की डेथ हो गई। लेकिन इतने बड़े बड़े इश्यूज़ को वर्ल्ड मीडिया रेज नहीं करती है। सूडान में एक बड़ी मूवमेंट चल रही है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन उस मूवमेंट को वर्ल्ड मीडिया ने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है। पास्ट में देखो, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लीडर्स हैं ना, जैसे इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इन देशों के लीडर्स ने ना राइवल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने की कोशिश की, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब के अगेंस्ट। बट कतर, चाइना और रशिया, इन्होंने देखो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट भी किए 24 आवर्स, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाए। अल जजीरा तो फिर भी थोड़ा बहुत चलता है, वो इसलिए नहीं चल पाए क्योंकि देखो, बीबीसी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वहाँ पर वेस्ट डोमिनेटेड इंग्लिश मीडियम न्यूज़ इकोसिस्टम है। इन देशों की सॉफ्ट पावर है। हॉलीवुड का म्यूजिक, हॉलीवुड की मूवीज़, हॉलीवुड के कल्चर, ये सब बात होती है। तो वर्ल्ड में इसलिए इन चैनल्स को ज़्यादा देखा जाता है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म बना भी लें, जैसे हमारा भी है वियोन इंडिया में तो काफ़ी चलता है, लेकिन ग्लोबल व्यूअरशिप अभी भी कम है वियोन की। तो ये जो वेस्टर्न डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये सीआईए के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। सीआईए तो ऑल पावरफुल बॉडी है, जबकि अफगानिस्तान में फेल हो गई, क्यूबन क्राइसिस के दौरान फेल हो गई, वो सब चीज़ें हाईलाइट नहीं की जाती। रशिया और जो दुश्मन देश हैं यूएसए के जैसे चाइना, उनके खिलाफ दिन रात जहर उगला जाता है। तो ये सारी बातें बोली जाती हैं, ये आंसर्स में उतनी ज़्यादा यूज़ तो होंगी नहीं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 इश्यूज़ को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।